Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. And today I'm going to discuss with you examination and assessment guidelines 3rd to 9th and 11th. और आज इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, आज हम हिंदी में बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो इस बात को समझ पाए, इजीली समझ पाए। बात करते हैं हम मल्टीलिंगुअलिज्म की, है ना? तो उस चीज में हम भी समझाते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में जिस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें कई बार कुछ डाउट्स रह जाते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश इज another mode of communication, so let us talk in हिंदी today. ओके, तो आज हिंदी में बात करेंगे। ये जो गाइडलाइंस हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली उनके द्वारा 1 जुलाई को रिलीज किए गए हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले स्क्रीन पर जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये उसका स्क्रीनशॉट है सर्कुलर का, जो 1 जुलाई को सर्कुलेट किया गया है। तो इस सर्कुलर में किस बारे में बात की गई है? सबसे पहले इसके में अब बात की गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में। सीबीएसई की प्रॉपर एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं कि क्या कॉम्पिटेंसी है। स्क्रीन पर आप 2 थंबनेल्स देख पा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के। वो मैंने एक शॉर्ट 2 वीडियो बनाए और ये दोनों बाइलिंगुअल हैं। प्लीज मेक श्योर आप इन वीडियोस को देखें और ये समझें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, उसकी क्या जरूरत है, टीचर्स का उसको अचीव करने में क्या रोल है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो कि बच्चों के कंटेंट पर ना बल्कि उनके कॉम्पिटेंसी पर फोकस करे, उनके स्किल्स के ऊपर फोकस करे, उनके स्किल्स में किस तरीके से वो मास्टरी अचीव करते हैं और उसके लिए सेल्फ बेस्ड लर्निंग हो। हम ये नहीं सोचें कि एक क्लासरूम में बच्चे की क्या अचीवमेंट है, हम ये सोचें कि एक स्किल में बच्चे की क्या अचीवमेंट है, वो कौन से लेवल पर है, वो बिगनर लेवल पर है, वो इंटरमीडिएट लेवल पर है, वो एडवांस लेवल पर है, उसकी जो प्रोफिशिएंसी है उसमें आउटस्टैंडिंग है, एक्सेलेंट है, किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों का जो है वो रिजल्ट एनालिसिस करें। दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। और इसके लिए आपको बहुत सारी डिटेल्स इन वीडियोस में भी मिल जाएंगी। मैंने इसमें ये भी शेयर किया है लर्निंग मैट्रिक्स कैसे बनाना है, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स कैसे बनाना है और कैसे उसको अचीव करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉप द सेम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको पढ़ने के बाद में उसके ऊपर आई शैल वर्क ऑन इट और आपके लिए और वीडियोस और कंटेंट लेके आऊं। ये भी मेरे व्यूअर्स का ही सजेशन था कि आप इस वीडियो को प्लीज हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में हाईलाइट किया गया है इस सर्कुलर में। इसके साथ में क्या कहा गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को अगर हम हाईलाइट करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस कर पाए। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में जहां पर सब टेक्नोलॉजी के बगैर देखिए कुछ भी नहीं होता है, वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी। rather I should not say, I mean obviously technology has been devised by human beings only, हमने ही ह्यूमन बींग्स ने ही ये डेवलप किया है टेक्नोलॉजी, बट सी इट हैज सेव्ड आवर लाइफ। कितना लाइफ इजी हो गया है, चाहे यहाँ से हमने कैब बुक करनी हो, क्लिक से सामान मंगाना हो, दूध खत्म हो गया, बार बार क्या होता है हमारे सामने 10 मिनट में ये सामान डिलीवर हो जाएगा। ये है वो टेक्नोलॉजी हैज बिकम इंटेग्रल पार्ट, हमारी लाइफ का एक जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो बच्चों को अगर हम जब बात करते हैं 20वीं शताब्दी या 21वीं जो शताब्दी के, हम उनसे बात करते हैं कि ऐसी स्किल्स, ऐसे कौशल हमने डेवलप करने हैं। यूजुअली 4C की बात होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, राइट, एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन यानी मिलजुल कर काम करना। हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिसमें बच्चे टीम वर्क में काम कर पाए। आजकल क्या होता है देखिए, हमें भी पता है कोविड के टाइम पर वैसे भी बच्चों ने जब घर से काम करना शुरू किया तो सारे बच्चे
अपना अलग अलग ही रहना शुरू हो गए, फिर अलग अलग उनको आदत पड़ गई है। अपने घरों में जब देखते हैं अपने अपने कमरों में, एक रूम में मम्मी बैठे, एक रूम में पापा, एक रूम में बच्चे बैठे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, तो वो सब चीजों को उसके लिए कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों का अपना ही ईगो ही हर एक बच्चों का डेवलप होना शुरू हो गया, मैं सही हूं, मैं वो हूं, मतलब कि हर एक बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज इंकलकेट करना ये हमारी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको ऐसे मौके दें कि कक्षा में ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो कोलैबोरेट करके टीम वर्क करके काम करें और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना, उसकी सराहना करना सीखे। हमेशा ये नहीं कि मेरा कार्य बेहतर है, उसका कार्य अच्छा नहीं है, मैंने इसमें ज्यादा योगदान दिया है, उसने कम दिया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे जाकर जब काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, दिल भी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स बने, कुछ भी बने, ये कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के तरीके वो नए नए सीखें, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं जब मल्टीलिंगुअलिज्म की, रीजनल लैंग्वेज है हमारा जो है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कैसे कम्युनिकेट करें, हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कैसे कम्युनिकेट करें, जितना ज्यादा वो सीख सके, उसके एटिकेट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनाएं और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। मैंने पिछली इंग्लिश की वीडियो में भी ये बात किया था कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए क्लासरूम के एग्जाम पास करना ही उनका एक मकसद बन गया है, इतने नंबर आए, इतना सब कुछ आए। जब वो जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, वहां पर वो एक्सेल नहीं कर पाते, वहां पर पास नहीं हो पाते। क्यों? 98 99% नंबर ले लेंगे, बुक वॉर्म्स बन जाएंगे, इंटरव्यू में जाकर वो शब्द नहीं बोल पाते। तो इसलिए आज की जरूरत है कि उनके 21वीं सदी के कौशल को डेवलप किया जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बात किया कोलैबोरेशन की, मैंने आपसे बात की कम्युनिकेशन की, और उसके साथ साथ है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज को वो क्रिटिकली एनालाइज करें कि ये सही है या गलत है। तर्क वितर्क जो हम बच्चों को सिखाते हैं, वो चीजें बच्चों को आनी चाहिए। उस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स, डेक्लामेशन, वो चीजें बच्चों को, ये नहीं कि जो परोसा जाए उसको हाँ जी यस बोल दें, जो ऐड आई तो वही देखकर बच्चे बोले मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों की वो जो तर्क शक्ति है उसका विकास करें। और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, उसी क्रिएटिविटी बच्चों को, आजकल के बच्चे देखो, उन्होंने बड़े होकर वो काम करने हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनको खुद डिवाइस करनी है वो सब चीजें। हम सोचे कितने हम जब छोटे थे, अब बड़े हो गए, उसमें हमारे में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया, कितनी चेंजेस आई, हमारी कितनी नॉलेज थी और हमारे बच्चों की जो वो नॉलेज है वो कितनी है, उनको कितना एक्सपोजर है, उनको कितनी चीजों का मालूम है। तो वो सब चीजें जो हैं वो बच्चों की, हम उस क्रिएटिविटी और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करें, ताकि वो इनोवेट करें नई नई चीजें। उस चीज के लिए हमें उनको थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, उनको रिस्क टेकर्स बनना पड़ेगा। ठीक है, जो क्रिएटिविटी करते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, वो रिस्क भी लेते हैं। उनको ये नहीं कहना कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ थाली में परोस कर देने की जरूरत नहीं है, जिसको हम स्पून फीडिंग कहते हैं। तो उनको अपने दिमाग से सोचने दो, उनको करने दो, कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो वो सीखेंगे, उतना इतना फ्रीडम दो। और उस चीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आपको इंकलकेट करनी पड़ेंगी क्लास में। हमेशा ये नहीं है कि जो कक्षा में जाके चैप्टर पढ़ा दिया और बोर्ड के ऊपर उस क्वेश्चन के आंसर लिख दिया और बच्चों ने वो नोट कर लिए, याद कर लिए, रोट लर्निंग, मगा पेपर दे दिया, पास हो गए, तो ये नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो ये हाईलाइट किया गया है इस सर्कुलर में, और इसके साथ में ये बताया गया है कि जो एग्जाम है, एक बार तो मिड टर्म होंगे, जो हम जो है परीक्षा लेते हैं सितंबर और अक्टूबर में होनी चाहिए, और इसके साथ में जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो होगा फरवरी और मार्च में। ये तो हम वैसे भी ले रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने और क्या बताया है कि इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बताया है कि उसमें जो 40% जो क्वेश्चन हैं वो कौन से आएंगे। 40% जो क्वेश्चन है वो उसमें होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, ऑप्शंस की फॉर्म में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके साथ केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारे अभी भी एग्जाम्स में बच्चों को केस स्टडी पढ़ के उसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है उससे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको। तो ये सारा जो है इसका कॉन्स्टिट्यूट करेगा ये 40%, 40% जो हिस्सा है हमारे पेपर का, वो किससे बना होगा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, केस बेस्ड क्वेश्चन से, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से। और 20% आएंगे बच्चों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 40% आएंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये है 3rd से लेके 9th तक का पेपर का पैटर्न। एंड इसके अलावा
आगे जब हम चलते हैं, बात करते हैं कक्षा 11वीं 11th की, उसमें ये कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड का जो पार्ट है उसको 40% से कम करके 30% कर दिया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सेम है 20%। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो है 50%। बच्चों की राइटिंग स्किल्स जो है, बड़े बच्चे होते हैं, दे विल बी एबल टू राइट लेंथी क्वेश्चंस, तो उसको बढ़ा दिया गया है 50%, 50%। ठीक है, तो ये सारा मिलाकर बन रहा है 100%। और अभी आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 10th की एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने अपीयर होना है, उस चीज के लिए उनको क्या जरूरी है कि अपना थर्ड लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो क्लियर करे, जो उन्होंने 8th तक पढ़ी है। कई बार होता है कि 8th तक उन्होंने, ठीक है, कोई थर्ड लैंग्वेज लिया है, संस्कृत लिया है, कोई और लैंग्वेज लिया है, एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर, उन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, बट उसका प्रमोशन हो जाता है 9th में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उनको 9th में एक मौका और मिलेगा कि वो अपना थर्ड लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर कर ले। और उसके बाद अगर फिर भी वो नहीं क्लियर कर पाते तो उनको 10th के एग्जाम देने से पहले एक मौका और दिया जाएगा कि अपने वो वही 8th वाले सिलेबस में से एक बार फिर से वो एग्जाम में अपीयर हो जाए। ये होती है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। ठीक है, कि बच्चों को हम बार बार मौके दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं सीखा तो फिर कर लो, फिर नहीं है तो उसके बाद कर लो। I mean, they are giving more opportunities, right? So this is example of self based learning. So आगे हम बात करते हैं सी रिमीडियल और सब्जेक्ट एनरिचमेंट क्लासेस के लिए। इनके अकॉर्डिंगली हम अपने बच्चों के हर टेस्ट का, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट है, चाहे उनका फाइनल एग्जामिनेशन है, चाहे उनके हमने क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया है, चाहे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसके बेसिस पर हम अपने बच्चों का ये एनालाइज करें कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं, कौन कौन से जो चैप्टर हैं, पार्ट हैं, वो बच्चों को समझ में नहीं आए। उसके अकॉर्डिंगली जब हम एनालाइज करेंगे तब हम उन बच्चों की रेमिडियल और एनरिचमेंट प्रोग्राम उनके प्लान कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं टाइम टेबल अपने स्कूल में बनाती हूँ और मैं हर बच्चे को सपोज मैथ के 8 पीरियड देती हूँ, इंग्लिश के 8 देती हूँ, हिंदी के सपोज मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली 6 देती हूँ। अगर मेरी क्लास का कोई एक बच्चा, उसको मातृभाषा हिंदी बहुत अच्छी आती है, वो 5 पीरियड में भी उसके लिए सफिशिएंट है। अगर वो बच्चे को मैथ्स 8 पीरियड में भी नहीं, उसको कम लगता है, उसको लगता है उसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके लिए मैं टाइम टेबल तो अलग नहीं बनाती। तो इस तरीके से मैं एनालाइज करके उन बच्चों के लिए, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस, उनकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट क्लासेस वो प्लान कर सकती हूँ। सो ये इस सर्कुलर में बताया गया है कि हमें ये करना है, हर रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। और इसके बाद जो हमारा रिजल्ट होता है उसकी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमें रिजल्ट समरी भी बनानी है। कक्षा की एक तो समरी बन गई कि इस कक्षा में इतने बच्चे हैं, इतने इस लेवल पर हैं, इतनों के ये टॉपिक क्लियर हुए, इतनों के क्या हुए, रिजल्ट का एनालिसिस हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज समरी भी बनेगी कि हिंदी का परफॉर्मेंस कैसा है, इंग्लिश का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आईटी, जो भी हमारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस वगैरह है, उनका जो है परफॉर्मेंस, उसमें सब्जेक्ट वाइज बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, ये समरी भी हमें बनानी है। ठीक है, और इसके साथ में ये देखिए, ये तो बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए, हम सब करते भी हैं, कोई शक नहीं है उसके ऊपर, कि फेयर एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन होना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, रंग, रिश्ता कोई भी हो, उसके बेसिस पर किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। जाति, धर्म, रंग, रूप, मतलब उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो बच्चे काम करते हैं उसका फेयर इवेल्युएशन होना चाहिए, फेयर इंडिविजुअलेशन होना चाहिए, तभी तो जाके बच्चों की कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जाएंगी। हम बच्चों के हित का सोचते हैं या उनका अहित करना चाहते हैं जो उनकी हेल्प कर देंगे एग्जामिनेशन में। कहने वाले तो कहते हैं कि ऑनेस्टी इतनी अच्छी भी नहीं है कि जो बच्चों का नुकसान हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं, बट आप समझें उस चीज को कि हम अपने बच्चों को जो है उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना चाहते हैं। क्या करेंगे वो आगे जाके बच्चे, अगर हम उनके साथ इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, किसी को ज्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम दे दिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो फॉर फेयर एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, ये इस पॉइंट में बताया गया है। और इसके बाद में
आगे आता है कि रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हमारा रिकॉर्ड है, जो भी हमारे मार्कशीट्स हैं, एग्जामिनेशन है, आंसर शीट्स हैं, इस सब को हमने 1 साल के लिए पूरा रिकॉर्ड करके रखना है, 1 साल तक रिजल्ट निकलने के बाद में। ठीक है, अब जैसे कि हमारा पूरा 1 साल तो हमारा चला, पूरा पूरा सेशन, मार्च अप्रैल में वो खत्म हो गया, उसका रिजल्ट निकल गया, तो उसके बाद 1 साल तक हमें हर चीज का, चाहे वो क्लास का रिजल्ट एनालिसिस है, सब्जेक्ट एनालिसिस है, आंसर शीट्स है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो भी है उसका 1 ईयर तक हमें रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो इसके साथ में कुछ एग्जाम्पशंस भी रखी गई हैं। देखिए, ये हमारे कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं जिनको कुछ एग्जाम्पशंस की जरूरत होती है, कोई पर्टिकुलर कोई एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाता या कुछ भी है, तो उसके लिए राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी एग्जाम्पशंस हैं वो उन सारे बच्चों को, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनको दी जाए। एंड इसके अलावा अब हम ये इंपॉर्टेंट एक बात कर लेते हैं इसमें, जब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेस्ट है, मल्टीपल असेसमेंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। स्कोलास्टिक की बात कर रहे हैं हम, जो हमने बात किया कि मिड टर्म एग्जाम होंगे और हमने बात किया था फाइनल टर्म एग्जाम होंगे। अब इसमें ये है कि इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है कि पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे उसकी वेटेज हम 5 नंबर में से लगाएंगे। 80 नंबर का हमारा फाइनल पेपर है, या जितना भी होता था अभी, 20 नंबर की हम इंटरनल असेसमेंट लगाते थे। ठीक है, अब ये पेपर का नया स्ट्रक्चर है, ये आप समझिए क्या है। पीरियोडिक टेस्ट में 5 नंबर की वेटेज लगेगी एक टर्म में, 1 टर्म, एंड दोनों टर्म में लगेगी तो मिड टर्म और फाइनल में 5 और 5 10 हो गए। और ये वेटेज कहाँ से आएगी? इस वेटेज के लिए हमें एग्जाम लेना है 20 नंबर का बिफोर मिड टर्म, 20 नंबर का पेपर लिया, उसको रिड्यूस करके उसमें से 5 में से हमने वेटेज लगा दी। 20 नंबर का पेपर लिया हमने बिफोर एनुअल एग्जाम, जो भी उसका सिलेबस हम प्रिस्क्राइब करेंगे, 2 चैप्टर हैं, 1 चैप्टर है, 1 कविता है, जो भी हमने दिया है, तो उसमें से हम उनका एग्जाम लेंगे, तो उसको फिर रिड्यूस करेंगे 5 नंबर में। ठीक है, और उसके बाद में आ गया मल्टीपल असेसमेंट। अब मल्टीपल असेसमेंट क्या है? बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, बच्चों के ऐसे ही बच्चों की परफॉर्मेंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली बस बच्चे ने क्लास में बोला था, बच्चे ने क्विज किया था, 5 4 3 2 नंबर लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, मल्टीपल असेसमेंट का हमें पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। आप मेरे चैनल पर देखिए, आपको बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज मिलेंगी जो हम कक्षा में अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। क्विज कर सकते हैं, डिबेट है, डिक्लामेशन है, रोल प्ले है, आर्ट्स इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीजें हम बच्चों से करवाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस हैं, वो सब करवा के दैट विल बी पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। ऑनलाइन में आप बच्चों के साथ क्विज शेयर कर सकते हैं, लाइव वर्कशीट्स बना सकते हैं, गेमिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बच्चों की असेसमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद है पोर्टफोलियो, 5 नंबर का पोर्टफोलियो बनाना है इन ईच टर्म, और वो पोर्टफोलियो हर सब्जेक्ट के लिए बनेगा। पोर्टफोलियो का मतलब नोटबुक पे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो नहीं। कई स्कूल में कई टीचर्स, मैंने खुद देखा है, पोर्टफोलियो में नोटबुक्स के नंबर लगा देते हैं कि नोटबुक अच्छे से मेंटेन हुई है, चलो 5 में से नंबर लगे। पोर्टफोलियो को नोटबुक से कंफ्यूज नहीं करना है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि बच्चों का जो बेस्ट वर्क है वो उसको हाईलाइट करते हैं, एक अलग से फाइल फोल्डर बना लें। देखो, हर स्कूल के अकॉर्डिंगली, बच्चों के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। कई बच्चे ई पोर्टफोलियो बनाते हैं कई जगह पर, मैं आगे पोर्टफोलियो की बात करूंगी तब इस चीज को डिस्कस करूंगी। 5 नंबर का पोर्टफोलियो है, 5 नंबर की सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, और 30 नंबर का एनुअल और 30 नंबर का मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया 30 और 30 60 60, और इसके साथ में हमारे 40 नंबर ये हो गए। 10 नंबर का पोर्टफोलियो, 5 और 5 10, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, राइट, मिड टर्म और फाइनल टर्म। तो 10 नंबर सब्जेक्ट एनरिचमेंट के, 10 नंबर मल्टीपल असेसमेंट, 10 नंबर पीरियोडिक टेस्ट, राइट। तो इस तरीके से हमें उनका इवेल्युएशन करना है। अब हम आगे जाते हैं, मैं जो बात कर रही थी मल्टीपल असेसमेंट की। अब ये देखिए स्क्रीन पर मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, मल्टीपल असेसमेंट में क्या क्या आता है। नंबर 1, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। आप क्लास में आप पढ़ाते हुए जो टीचर्स हैं उनको पता चल जाता है बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे पता चलता है? अब ये तो नहीं है कि मैं 40 मिनट की क्लास है तो मैं ही बोलती रहूं, वो होती है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। आजकल के क्लासरूम होते हैं लर्नर सेंटर क्लासरूम। मैं क्या हूं कक्षा में? एक फैसिलिटेटर।
बच्चे पढ़ेंगे और मेरे को उनको उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं उनको असेस करती हूँ कि उनको कितना समझ में आया है। मैं क्लास में क्विज करा सकती हूँ, मैं पिक्चर दिखाकर उनको पिक्चर इंटरप्रेट करने के लिए बोल सकती हूँ, ओरल टेस्ट ले सकती हूँ, इंडिविजुअल या ग्रुप वर्क दे सकती हूँ, क्लासरूम में डिस्कशन है, फील्ड जॉब है, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशंस हैं। और ये जो स्क्रीन पर थंबनेल नजर आ रहा है, मेरी चैनल पर आपको विजिबल थिंकिंग रूटीन्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें से कुछ वीडियोस इंग्लिश में हैं, कुछ वीडियोस बायलिंगुअल हैं। सो मेक श्योर आप उसको देखिए और अपनी कक्षा में इंप्लीमेंट करिए वेरियस विजिबल थिंकिंग रूटीन्स। और पिंक कलर में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि सीबीएसई की तरफ से कोई भी उसको जो है वो मैंडेटरी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको मल्टीपल असेसमेंट ऐसे करना है। ऐसे करना है मतलब कोई ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन ही करना है, ये नहीं कि ओरल टेस्ट ही लेना है, ये नहीं कि ग्रुप वर्क करना है, उसमें से यू आर फ्री टू चूज। तो आपको इसमें से जो भी स्ट्रैटेजी, 25 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, एंड आई विल कीप ऑन एडिंग मोर टू दिस प्लेलिस्ट, और भी इसमें डालती रहूंगी अपनी स्ट्रैटेजीज। तो आपको इसमें से जो भी स्ट्रैटेजी अच्छी लगे आप उसको यूज करिए कक्षा में। और आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सो उसके बाद में पोर्टफोलियोज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोर्टफोलियो का मतलब नोटबुक नहीं होता, इसको एक तरह का जर्नल हो सकता है। जर्नल में बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना जर्नल बनाएं, अपना एक फ्रिक्वेंटली आप एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, जो भी एक अपना रूटीन फिक्स करना चाहते हैं, महीना तो बहुत देर हो जाती है, एटलीस्ट बच्चों को ये बोल सकते हैं कि हर वीकेंड पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें, उसमें की लर्निंग क्या है, आज एक हफ्ते के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। अप्रैल में आप नई कक्षा में आए, 15 दिन हो गए आपको आए हुए, आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या सीखा है, हिंदी में क्या सीखा है, आप अपने तुलना करिए पिछली कक्षा से अभी तक आपने क्या सीखा है, क्या बेहतर सीखा है। वो कुछ ना कुछ उसमें अपना, जैसे डायरी एंट्री होती है, ठीक है, वो उस तरीके से अपना लिखते रहें, उसमें नोटबुक बनाएं, नोटबुक के अंदर अच्छी चीजें वो अपना जो उनका काम है पर्टिकुलर, कोई वर्कशीट है, कोई आर्ट वर्क है, वो उसमें ऐड करें अपना कि ये मेरा बेस्ट वर्क है। टीचर्स के जहां उनको रिमार्क्स मिले हैं, फीडबैक मिला है, ठीक है, फीडबैक मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये फीडबैक का मतलब जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ वो एक वर्ड्स लिखा है, गुड है, बेस्ट है, बच्चे ने 5 स्टार लगा दिए। फीडबैक का मतलब डिटेल्ड फीडबैक जो हम देते हैं बच्चों को कि इस कार्य को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस कार्य में क्या आपको अच्छा लगा, कार्य की सराहना, बच्चे की सराहना नहीं। तो वो आप बच्चा अपना वो बेहतर जो काम है उस पोर्टफोलियो में, अपने फाइल में, फोल्डर में लगा सकता है। अगर सेव पेपर करना है, एसडीजीज के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर ई पोर्टफोलियो ऑल्सो। बच्चे अपना बेहतर जो बेस्ट काम है उसकी पिक्चर्स क्लिक कर सके उसका ई पोर्टफोलियो बना सकते हैं, स्वे में बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, गूगल में बना सकते हैं, गूगल साइट्स में जाकर एक वेबसाइट बन जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे वो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अपना गूगल स्लाइड्स पे कर सकते हैं, वर्ड में बनाकर पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि पीडीएफ को आप जो है एक फ्लिप बुक की तरह भी बना सकते हैं। तो बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हमसे ज्यादा मालूम है उनको ये सारे मेथड, सिर्फ हमें गाइड कर, ठीक है। सो ये हमें बनाने हैं पोर्टफोलियो, हर सब्जेक्ट के 5 नंबर लगेंगे इसके हर टर्म में। चलिए आगे आती है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज। नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज क्या है, ये भी हमने 5 नंबर देने हैं हर टर्म में। इसमें क्या क्या करना है हम आगे हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। यूजली इसमें होता है आर्ट्स इंटीग्रेशन, आर्ट को हम इंटीग्रेट करके डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेजेस में। बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और भी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो उसमें इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली क्या हाईलाइट किया गया है, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी से हम कक्षा में बड़ी क्लासेस में एएसएल कराते हैं, एक्टिव स्पीकिंग असेसमेंट फॉर स्पीक स्पोकन एंड जैसे लिसनिंग का असेसमेंट जो हम कराते हैं एएसएल इंग्लिश में। और उसके साथ में कक्षा में बच्चा जो है अच्छे से कैसे बेहतर बोल पा रहा है, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, लिसनिंग के टेस्ट लेते हैं हम बच्चे के
ऑडियो वीडियो बच्चों को दिखाकर सुनने के बाद उनका असेसमेंट लेते हैं। कक्षा में मैं ही कोई कहानी सुना दूं और उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछ लूं, ये उनका लिसनिंग असेसमेंट हो गया। सुनने के बाद मैं उनको रिटर्न में एक वर्कशीट पहले बना के रखूं, उनको वो दे दूं। या एक एग्जिट टिकट, एंट्री टिकट होता है एक एक्टिविटी कि मैं बच्चों को 2-4 क्वेश्चन पहले से ही पेज पर छोटी छोटी चिट्स पर फोटोकॉपी करके लेकर आई हूँ, बच्चों को मैंने बांट दिया आफ्टर जैसे मैंने स्टोरी अपना खत्म किया नरेट करना। तो इस ये सारी चीजें जो हम असेस करते हैं उसके लिए देखिए रीडिंग भी बेहतर होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जो इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना तो अच्छा, उतना इफेक्टिव हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको 5 वीडियोस मिलेंगी हाउ टू एनहांस रीडिंग स्किल्स। इंग्लिश में मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, पर आप किसी भी लैंग्वेज में इनको यूज कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर जाइए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज है। मैं बोस्ट ऑफ नहीं कर रही, पर बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, आप एक बार चेक करिए, बहुत बढ़िया है। और मैथ्स में हमने क्या करना है कक्षा में, इसमें लिखा गया है कि एसईए में मैथ्स में बच्चों को लैब एक्टिविटीज करानी है। अगर आपके स्कूल में मैथ्स लैब है, बच्चों को मैथ्स लैब में ले जाइए, मैथ्स में ले जाकर डिफरेंट एक्टिविटीज करवाइए। बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, मैथ्स के आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज करेंगे। बेहतरीन, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं बच्चे एज जैसे आप गाइड करोगे। ठीक है, वो चाहे वो छोटे छोटे बच्चे डिफरेंट शेप्स के साथ करते हैं, चाहे वो नंबर लाइन के लिए सीखते हुए नंबर्स के ऊपर जंप करने वाली कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो बड़ी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम की एक्टिविटी को आर्ट से कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी, गूगल करिए, यूट्यूब करिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। पर कक्षा में बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज कराइए। और इसके साथ सीबीएसई ने हमें क्या दिया है, 2 मैनुअल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेबोरेटरी मैनुअल्स, और इसके साथ में मैथमेटिकल लिटरेसी का एक मैनुअल है और टीचर्स हैंडबुक है। ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करिए। मैथ्स के टीचर्स प्लीज मेक श्योर बच्चों को ये एक्टिविटीज कराइए। इसके अलावा जो इन लैब मैनुअल के नीचे आपको नजर आ रहा है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, डिफरेंट क्लासेस के लिए ये एक्टिविटीज है। दीज आर द लेबोरेटरी मैनुअल्स। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द एक्टिविटीज डन। और साइंस एसईए, साइंस के लिए क्या है कि इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल हम कराते हैं, साइंस लैब में लेकर जाइए, उनको एक्टिविटीज कराइए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स करवाइए उनके। जैसे मैथ्स के लिए मैथ्स वीक कंडक्ट करते हैं, साइंस के लिए साइंस वीक, साइंस डे फरवरी में आता है, वो कंडक्ट करिए। मैथ्स डे आता है हमारा दिसंबर में, रामानुजन जी के बर्थडे पर हम तब मैथ्स वीक पूरा कंडक्ट कराते हैं। फरवरी में आप साइंस वीक कंडक्ट करा सकते हैं। और फरवरी और दिसंबर की वेट ना करें, I mean, पूरे साल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराएं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आपको थीम बेस्ड डिफरेंट एक्टिविटीज और गेम्स भी मिल जाएंगी बहुत सारी, जैसा कि मैंने लिखा है एग्जाम्पलर प्रोजेक्ट है, एग्जाम्पलर एजुकेशनल गेम्स हैं, वो करवाइए। एजुकेशनल गेम्स बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। और एक टर्म हम बोलते हैं TERM, टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल। ये मैथ्स के लिए और साइंस के लिए 6 से लेके 10 तक, 6ठी से 10वीं कक्षा तक उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड करिए, आप देखिए इसको यूज कैसे करना है। उसी सीबीएसई के बहुत सारे जो वेबिनार सीरीज चलते हैं, जो आजकल हम करते हैं ना वेबएक्स पर फ्री ट्रेनिंग सेशंस, 1 महीने में 5 कर सकते हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि ऐसे सेशंस उसमें भी बताए जाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। हाउ टू यूज टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल, हाउ टू यूज लर्निंग आउटकम्स मैनुअल, हमें वो भी आप प्लीज अटेंड करिए। आई विल ऑल्सो अपलोड जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैं भी शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपके लिए शेयर करूंगी, ताकि आप उसको छोटे छोटे बाइट साइज वीडियोस देखकर उसको लर्न कर पाए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे मालूम है, आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। सो चलिए आगे बात करते हैं हम सोशल साइंस की। इसके लिए क्या करना है, बच्चों से मैप वर्क करा दें, प्रोजेक्ट वर्क कराएं, और इसके साथ साथ उनको उनके कल्चर, उनकी सभ्यता, लाइफ स्किल की जानकारी दें, उस रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करें, वैसी एक्टिविटीज कराएं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत को कैसे भूल जाए, वो हम डिफरेंट एक्टिविटीज अपने बच्चों को पहले भी करा रहे हैं, पिछले 2 साल से भी करा रहे हैं, मतलब मैं तो करवा रही हूँ लास्ट 2 ईयर से, एंड बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और इसको मैंने असेंबली का ही
जो सुबह हम प्रार्थना सभा होती है, मैं उसी का इंटीग्रल पार्ट बना दिया है कि बच्चे उसमें आकर अपना प्रेजेंट करें। वो लर्निंग भी हो जाती है, असेंबली भी हो जाती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इंटीग्रेट करें। बच्चों को यूएन के बारे में पता हो, यूनेस्को के बारे में पता हो, उनको इस चीजों के बारे में बताइए। ये सब एक्टिविटीज आप इस सोशल साइंस में कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कोस्कोलेस्टिक। अब ये बात तो होगी स्कोलेस्टिक की। कोस्कोलेस्टिक में इसमें ये बताया है उन्होंने कि हमने इस सर्कुलर में ये लिखा है कि 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल पर हमने उनको असेस करना है, ए बी सी। ए आउटस्टैंडिंग, बी वेरी गुड, सी फेयर। ये तो वेरी क्लियर है आपको स्क्रीन से ही। और इसके साथ में कौन से सब्जेक्ट में असेस करना है, वर्क एजुकेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और उसके रूब्रिक्स क्या है, रेगुलरिटी, बच्चा कितना रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है, सिंसियरली करता है, कोलैबोरेट करता है, ओके, क्राफ्टमैनशिप, क्रिएटिविटी, जो भी आप रूब्रिक्स है बेसिक वो उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये 3rd से लेके 8th तक की जो ग्रेडिंग स्केल है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये हमें इसी बेसिस पर बच्चों को जो है वो उनको असेस करना है। ग्रेड्स इसके अकॉर्डिंगली ईयर के एंड पर देने हैं। मार्क रेंज एंड ग्रेड इट इज विजिबल ओवर हियर। एंड इसके साथ साथ देखिए, बिकॉज ये दिल्ली का डॉक्यूमेंट है, दिल्ली में ऑलरेडी हैप्पीनेस करिकुलम और देशभक्ति जो करिकुलम है वो लॉन्च हो चुका है, इंप्लीमेंट हो रहा है बहुत सारे स्कूल्स में। पर इसमें जरूरी नहीं हमारे स्कूल में अगर नहीं है ऐसा, हमारे वाले जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है हमारे एरिया के, अगर उन्होंने नहीं दिया तो नहीं करना, हम कर सकते हैं इसको। मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम, आप डाउनलोड करिए। इसमें बहुत अच्छी माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हैं, वो वैसे भी हमारे लिए अच्छा है। आप कभी भी कक्षा में, क्वालिटी सर्कल में, असेंबली में कभी सब्स्टिट्यूशन हो, उसमें आप हैप्पीनेस की एक्टिविटीज करा सकते हैं। पर इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली हैप्पीनेस और देशभक्ति का जो करिकुलम है उसकी भी असेसमेंट होगी। 10-10 नंबर का मल्टीपल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, 10-10 नंबर का पोर्टफोलियो इन ईच टर्म एंड देन मिड टर्म एंड फाइनल एग्जामिनेशन ऑल्सो। पर इसके साथ ये इसमें हाईलाइट किया गया है कि आगे प्रमोशन के लिए इनकी कोई वेटेज काउंट नहीं होगी। असेसमेंट होगी, ग्रेडिंग होगी, बट इसके बेसिस पर प्रमोशन की बात नहीं है। प्रमोशन होगी करिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप ये आपने स्कूल में अपनी कक्षा में कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अब जो भी करिकुलम, जो भी बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, पर ये आप जरूर कर सकते हैं अपनी कक्षा में। तो ये था इस सर्कुलर का जिस्ट। इसमें मैंने जो नहीं बताया है 9th और 11th के डिटेल्ड सब्जेक्ट, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसमें स्किल सब्जेक्ट की भी बात हो रही है, वो आपने सीबीएसई के सर्कुलर में ऑलरेडी पढ़ा है, बट फिर भी मैं उसको अपलोड जरूर करूंगी अपने अगली वीडियो में, दैट विल बी बाइलिंगुअल, ताकि एक ही वीडियो में आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लें। सो आज के लिए इतना ही। If you really like my initiative, आपको अच्छा लगा मेरा प्रयास, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको पता चल जाए आगे से आने वाली वीडियो के बारे में। Thank you for your suggestion and keep writing in the comment box. From Meenakshi Narula. Have a nice day.